हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप जैसे थंबनेल से देख ही लेंगे, हम i20 का ही रिव्यू कर रहे हैं। इसकी पहले दो जो वीडियो थी वो एक POV ड्राइव वीडियो थी और जो इसकी फ़ीचर्स थे उसकी बात थी। लेकिन ये एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है जिसमें आपको यही वीडियो देखनी पड़ेगी सिर्फ इसकी रिव्यू के लिए, और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बनाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये गाड़ी ख़रीदी क्यों और ये कौन सा मॉडल है। तो जैसे आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो ये एक i20 का DCT है, 1 लीटर TGDI इंजन है। GDI इंजन है और जो मेरी रेंज थी वो थी कि मेरे को 12 लाख तक एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी। और पहले मैं चला रहा था डीजल गाड़ी, तो मेरे को एक पावरफुल गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने वैसे तो टेस्ट ड्राइव करी थी बलिनो की, तब CVT आती थी, तब AMT नहीं आई थी। और मैंने चलाई थी टाटा एल्ट्रॉस पर DCA चलाया था। लेकिन मेरे को इन दोनों ही गाड़ियों में पावर की बहुत कमी लगी। और i20 का CVT मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, लेकिन मेरे दोस्त के पास है तो मैंने बहुत चला रखी थी CVT वाली। तो उसके अंदर रबर बैंड इफेक्ट दिखता था काफ़ी, और पावर की बहुत कमी लगती थी मेरे को, क्योंकि मैं डीजल से आ रहा था। तो उसके बाद जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो मतलब मेरे को मज़ा सा आ गया। इसमें सेम इंजन आता है इनलाइन वाला, 1 लीटर 120 bhp और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। तो जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे ना, तो मतलब गजब भागती है ये। तो मेरा दिल तो उस पर तभी आ गया था जब मैं इसको चला के देखा था। पर मेरा बजट था 12 लाख का। इनलाइन का DCT तब आता था सिर्फ N8 में 14 लाख में। तो जो स्पोर्ट्स मॉडल था DCT वो मेरे को पड़ा 11,08,000 रुपये का ऑन रोड। तो मैंने तो उसी समय मन बना लिया था ये गाड़ी लेने का। और आगे बात करते हैं इसकी रिव्यू की। तो मतलब मेरा ये मेन क्राइटेरिया था लेने का, ऑटोमेटिक लेनी थी 12 लाख तक। हाँ, एक और बात है कि मैंने ब्रेजा भी चलाई थी, वो 12,80,000 का VXI ऑटोमेटिक था, टॉर्क कन्वर्टर था उसमें। लेकिन उसमें ऐसा पुल नहीं था कि आप पंजा दबाओ और गाड़ी भागने लगे, उसमें अपना टाइम लेता था प्रॉपर। उसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, तो उसमें वो थोड़ा टाइम लेता है। अब इसमें टर्बो है। हाँ, और तो हाँ मतलब ये टर्बो इंजन है, टॉर्क भी बहुत अच्छा है इसमें। टॉर्क अच्छा है। और वो 1.5 है, लेकिन उसका टॉर्क 145 ही है और BHP भी 105 है। तो मज़ा नहीं आया उसके 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में भी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी एक्सटीरियर की। बात कर रहे हैं तो मैं हेडलाइट की बात करता हूँ। इसमें आता है हेलोजन। इसका थ्रो ठीक है, मतलब मैं इसको 7 में से 10 रेटिंग दूंगा। प्रोजेक्टर होता है हेलोजन के साथ तो बढ़िया था, LED होता तो और भी बढ़िया था, वो तो टॉप मॉडल में आते, लेकिन इसमें प्रोजेक्टर दे सकते थे। उस हिसाब से ये बढ़िया है। एक बार मैं आपको हुड भी खोल के दिखा देता हूँ। जो इसमें 1 लीटर का TGDI आता है, टर्बो तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा। टर्बो GDI गंदा हो रहा है, बट हम इस पे पानी नहीं मरवाते हैं। मतलब मैं बे में पानी नहीं मरवाता ताकि कोई इलेक्ट्रिकल्स इसके ख़राब। TPMS आता है टायर्स में, और ये सीएट के टायर आते हैं जो कि है 195/55 टायर। मतलब ठीक है, ये अच्छे नहीं है ज़्यादा, इसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। और ज़्यादा स्पीड पे आप थोड़ा कट मारोगे तो कंट्रोल आपको लगेगा कि नहीं है इसके अंदर। गाड़ी में बैठ गया हूँ, मेरी हाइट 5'7" है, और आप देख ही सकते हैं कि मैं कितनी जगह ले रहा हूँ 5'7" के हिसाब से। एक बार पीछे भी दिखा दो कि कितनी जगह है। तो ये 5'7" के हिसाब से पीछे तो आराम से 6 फुट का बंदा बैठ सकता है, काफ़ी है जगह। और सबसे पहले तो चलो मैं इसकी चाबी की बात करता हूँ। इसमें फ्लिप की आती है, एक फ्लिप की आती है, एक नॉर्मल की आती है। मतलब स्पोर्ट्स में इन्होंने इतनी कंजूसी करी है कि सिर्फ एक ही रिमोट वाले दिए है, दूसरी बिल्कुल चाबी दी है जैसे स्कूटर की चाबियाँ आती थी पुरानी। यार इसमें मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, मेरी पोलो थी ना 2013 में, जो डीजल ली थी, उसमें भी ऐसी था। एक फ्लिप की आई थी और दूसरी एकदम बेसिक चाबी थी। मतलब 2000 मैंने ये 2023 में ली थी, उस हिसाब से मतलब दोनों आनी चाहिए थी रिमोट वाली। तो इसमें ये देखो, ये लॉक है, ये अनलॉक है, और ये बूट खुल जाता है इससे। और ये फ्लिप की है, तो इसको मतलब चाबी मारना पड़ता है, स्पोर्ट्स में नहीं आता पुश स्टार्ट स्टॉप। तो सबसे पहले मैं इसके हॉर्न की बात करता हूँ। इसके अंदर सिंगल हॉर्न आता है, क्रेटा में वेन्यू में डबल हॉर्न आता है। तो वो तो अलग ही, आपको पता ही है कितनी मीम्स बनती हैं क्रेटा वालों पे उनके हॉर्न के ऊपर। लेकिन इसमें सिंगल आता है, डिसेंट इनफ है। डबल दे दे तो मज़ा आ जाता। और बाकी देखो, ये डिजिटल MID है इसका, सही फीचर्स हैं इसमें। आपको दिख रहा होगा मेरा राइट वाला डोर ओपन है, और इसमें TPMS आ जाता है, तो बहुत बढ़िया फीचर लगता है वो मेरे को। सही हेल्प कर देता है ताकि टायर्स की लाइफ बढ़ी रहे, टाइम पे हवा भरवाते रहो। बाकी ये सेटिंग्स हैं, पर ये डिजिटल क्लस्टर बहुत बढ़िया है इसका। और टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन की यूजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। कोई भी बटन दबा दो, कोई
लैग बहुत कम है इसके अंदर। जैसे आप कंपेयर करोगे बाकी, अब तो बलिनो में अच्छा आने लग गया है। पहले का जो उसका टच स्क्रीन था, क्योंकि मेरे पास बलिनो भी है, तो उसका टच स्क्रीन बहुत ही बेकार था। और इसके रिवर्स कैमरे की मैं दिखाता हूँ आपको क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। इसमें गाइडलाइंस भी आती हैं, रात को भी बढ़िया है, दिन में तो बढ़िया ही आपको दिख ही रहा है। और अगर आप गलती से इसको वोक्सवैगन से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि ये तो आईफोन का कैमरा लगा दिया है। ऑल्सो एक चीज़ है कि ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये छोटी 8 इंच की स्क्रीन है। वो मैं बात कर रहा हूँ। जो आपकी एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है उसमें 10 इंच की आती है, ये इसमें 8 इंच की है। और जो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी है वो भी डिसेंट है। एक्स्ट्रा ऑप्शन में बोस आता है, इसमें बोस नहीं आता, आर्केमीज आता है, लेकिन सही है क्योंकि इससे ऊपर की रेंज की गाड़ियाँ हैं जैसे ब्रेज है, उसमें भी आर्केमीज का ही साउंड सिस्टम रहता है, तो उस हिसाब से बढ़िया दिया है इन्होंने। 11,08,000 में सही है म्यूज़िक सिस्टम। पर पीछे के स्पीकर बेकार हैं, अगर मेरे से आप पूछेंगे। आगे के डिसेंट इनफ है, सही बेस है। पीछे के बिल्कुल रद्दी, मतलब पता नहीं पेपर सा लगा दिया ऐसा लग रहा है, तो वो और अच्छे हो सकते थे। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसके इंजन की नॉइज़, कि वो जब ऑन होता है तो कैसी आवाज़ आती है और कैसी नहीं आती है। तो मैं नॉइज़ कैंसलेशन सब बंद कर रहा हूँ। ये इसकी जो जेन्युइन साउंड है वो है। तो ये जेन्युइन साउंड है। और ये अभी बे ओपन है, मैं इसका बे बंद कर रहा हूँ और फिर अंदर बैठ के देखेंगे कि कितनी नॉइज़ आती है। बाहर से सुना देते हैं कि ये टर्बो इंजन है, इसको नेचुरली एस्पिरेटेड मत समझ लेना। हाँ जी भाई, अब गाड़ी देखो, थोड़ी ऑन कर लो और एसी ऑन कर दो। गाड़ी तो ऑन ही है, एसी बंद है। सॉरी आई फॉरगॉट। और तब भी देखो कोई नहीं आएगी आपको, खास पता नहीं चलेगा। बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। अगर देख रहे होगे तो अभी नहीं पता चलेगी, मतलब बहुत हल्की वाइब्रेशन है जो आपको फील होगी सीट पे बैठ के, ऐसे फील नहीं हो पाएगी कैमरे पे। और मैं अब इसका एसी चला देता हूँ और हम नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर लेते हैं माइक का, ताकि एसी की वॉइस ज़्यादा आए ना उसमें। बात कर रहा था, हाँ, तो अभी इंजन ऑन है, लेकिन जब आप सुबह इसको कोल्ड स्टार्ट करोगे ना, तब आपको लगेगा कि ये ऑटो ऑन कर दिया है आपने सही में। जैसे पुराने ऑटो नहीं थे एकदम रस्सी खींच के खड़खड़ खड़खड़ खड़, वो लगेगा। लेकिन 1 मिनट बाद इसकी जो आरपीएम है शुरू होती है 1.2 से, मतलब 1200 आरपीएम, और 800 आरपीएम पे आ जाता है 1.5 मिनट में। उसके बाद तो इतनी वॉइस है, इतनी आवाज़ आती है जितनी अभी आपको आ रही है। तो इसमें मैं तेरे को थोड़ा सा काटूंगा। कल ऐसी ना मेरे को, मैं VW की जब लेके आया ना, शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई थी, गर्म तो थी नहीं। हाँ, तो उस टाइम जब स्टार्ट करी तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा 1 लीटर वाला इंजन बड़ा बड़ी आवाज़ कर रहा है, ये क्या सीन है। बट वो जैसी थोड़ी सी गर्म हुई उसके बाद उसने भी आवाज़ कम कर दी थी। तो ये है थोड़ा सा कि मेरे को लगता है 3 सिलेंडर का है, और टर्बो से ज़्यादा ये 3 सिलेंडर इंजन थोड़े से तो नॉइजी होते हैं इन कंपैरिजन टू 4 सिलेंडर। क्योंकि जब मेरी पोलो डीजल थी वो भी 3 सिलेंडर थी, और तेरी जो स्विफ्ट थी वो 4 सिलेंडर 1.2 था, 1.3 थी। तो मेरी वाली हल्की, और पोलो डीजल तो खैर आज तक थोड़ी सी बदनाम है ट्रैक्टर जैसी आवाज़ के लिए। ऑल्दो मेरी गाड़ी में इतनी आवाज़ नहीं थी क्योंकि गाड़ी वेल मेंटेन थी, बट आवाज़ 3 सिलेंडर में ज़्यादा रहती है 4 से। वाइब्रेशंस और आवाज़ दोनों ज़्यादा रहती हैं। देखो, ये पार्किंग मोड है, ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव है। ड्राइव के साथ अगर जाए तो ये स्पोर्ट्स मोड है, और इसके बाद भी आप इसमें अपने गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउन कर दो तो मैनुअल में आ जाता है। अच्छा, इसमें वो नहीं दिए गए अपना पैडल शिफ्टर स्पोर्ट्स में नहीं आते, सिर्फ इनलाइन में आते हैं पैडल शिफ्टर्स। और बाकी आपने फीचर्स वाली वीडियो तो देख ही ली है, मैं बाकी फीचर्स की चलिए रिव्यू अगर हम दे ही रहे हैं तो मैं तेरे को थोड़ा सा फिर से काटता हूँ। हाँ, ये बता इसका एसी कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि रिसेंटली अभी सुनने में आया था जो लेटेस्ट जनरेशन बलिनो चल रही है, हाँ, उसमें एसी की कूलिंग उतनी मजेदार नहीं है। अरे आपने बहुत बढ़िया पॉइंट याद दिलाया, एसी की कूलिंग बढ़िया है इसकी, बट इसका जो एक ड्रॉबैक है वो क्या है कि जैसे नई डिजाइन लैंग्वेज में ना ये फिन्स, एयर फिन्स जो होते हैं नीचे रहते हैं। हाँ। तो आपको डायरेक्ट ना फेस पे हवा नहीं मिल पाती। अगर आप सिंगल कर रहे हो अपने मुंह पे, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे अपने मुंह पे, दोनों ड्राइवर के साइड करने पड़ेंगे, तभी फ्लो बढ़िया आता है ड्राइवर के मुंह पे। अच्छा। क्योंकि ये जो डिजाइन लैंग्वेज है आज की गाड़ियों की, इसमें नीचे हो गया है। जो पहले ऊपर होता था तो उसमें बहुत बढ़िया हवा आती थी मुंह पे। तो ये मैं इसका ड्रॉबैक कहूँगा, ये इस डिज़ाइन का। एसी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, आप 10 मिनट चला लो उसके बाद बिल्कुल चिल कर देती है एसी। और एक इसका जो ड्रॉबैक है, ये जो इसका स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं स्लाइडिंग वाला नहीं है। तो इसमें देखो मेरा हाथ कहाँ है, और ये बिल्कुल मतलब या तो मेरी सीट बहुत ही पीछे हो तब या मेरा हाथ आएगा, वरना मतलब मेरे 5-7 के हिसाब से तो ये मेरे लिए यूजेबल नहीं है। पर इसका जो ये है, मतलब इसके अंदर तो सही आ जाता है सामान,
क्वांटिटी बढ़िया आ जाती है, जो भी मतलब ठीक है स्पेस इसके अंदर। ये स्लाइडिंग दे देते हैं, अगर जैसे अनलाइन में आता है रेस्ट ऑप्शनल में तो सही था, पर इसमें स्लाइडिंग नहीं आता, तो मतलब मेरे वो कम यूज़ का है ये, मेरा हाथ बैठता ही नहीं है इसके ऊपर, बहुत पीछे रखना पड़ता है। तो मतलब मैनुअल में ज़्यादा दिक्कत है, मेरी तो खैर ऑटोमेटिक है, तो एक बार डाला चेंज किया तो मैं रख लेता हूँ हाथ, लेकिन मैनुअल में बहुत दिक्कत है, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी एक चीज़ ये और है कि यहाँ पे अगर ये देखोगे, ये मारुति में अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। अब तो ये थोड़े चलो भुर गए, 1 साल हो गया, जब नई नई आई थी बहुत ज़्यादा एज शार्प थे इसके, मतलब ऐसा लगता था कहीं उंगली ना कट जाए इससे। अब तो धीरे धीरे ये हो गया, खुद ही हो गई है, पर ये अच्छा दे सकते हैं मतलब इसको चेक करके। और एक और चीज़ है, जैसे ये इसके अंदर स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर ये फिक्स आते हैं, तो कई बार मतलब एक खड्डे में उछली थी तो मेरे दोस्त के सिर पे लग गया था, ये कह रहा है क्या ले लिया तूने ये। मतलब मारुति की हर गाड़ी में फोल्डेबल आने लग गए हैं अब। तो ये मेन रिव्यू था, मतलब ये मेरे को ड्रॉबैक्स लगे गाड़ी के। बाकी चलाने की बात करते हैं अब। और हाँ, सबसे पहले मैं सर्विस की बात कर लेता हूँ, चलाने से पहले भी सर्विस की बात करता हूँ। तो ये चल चुकी है अभी मेरी गाड़ी 11,700 किलोमीटर, और इसकी 2 सर्विस हुई हैं। पहली वाली तो 1,000 रुपये हो गई थी, उसमें 21 रुपये लगे वॉशर फ्लूइड के। और जो दूसरी थी वो मैंने 7,000 रुपये करा ली थी, क्योंकि पहले साल में मेरी 7,000 ही चली थी, तो मेरे को सर्विस करानी पड़ी 7,000 किलोमीटर पर ही। और मेरी कॉस्ट आई 4,400 रुपये, लेबर फ्री थी। हुंडई की एक अच्छी बात है कि इसमें 3 सर्विस फ्री मिलती है, 1,000, 10,000 और 20,000। मारुति में मिलती है 1,000, 5,000 और 10,000। तो उसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें मतलब ज़्यादा टाइम तक कवरेज मिल जाती है फ्री, मतलब लेबर आपकी फ्री रह जाती है। तो सेकेंड सर्विस में मैंने सिंथेटिक ऑयल डलवाया था, तो मेरा 4,400 रुपये का खर्चा आया था, 4,406 रुपये का, जिसके अंदर जो मोटा खर्चा था वो सिंथेटिक ऑयल का था। सिंथेटिक ऑयल मेरे ख्याल 3,600 रुपये का था, 4.5 लीटर डलता है इसमें। और मैं मिनरल ऑयल डलवाता तो मेरी कॉस्ट कुछ 2,200 या 2,300 रुपये आती, लेकिन क्योंकि ये टर्बो गाड़ी है और सबने मेरे को यही बोला कि इसमें सिंथेटिक डलवाना चाहिए, तो मैंने इसमें सिंथेटिक डलवाया है। और थोड़ा बहुत मेरे को लगता है मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है उससे। और एक और चीज़ है कि मैं पावर 95 वाला पेट्रोल डलवाता हूँ, तो मैंने नॉर्मल भी डलवा के देखा, पावर 95 भी, तो मेरे को माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों में ही फ़र्क नज़र आया कि उसमें थोड़ा दबके चलती है, नॉर्मल में थोड़ा दबके चलती है, और पावर 95 में इसका पिकअप बढ़िया रहता है। तो और बात करता हूँ मैं माइलेज की, तो माइलेज देखो, अगर आप सिटी में चलाओगे, सिर्फ सिटी में चलाओगे तो 8 से 9 की एवरेज देती है। गुड़गांव जाते हो फरीदाबाद से 60% 40% चलाते हो आप सिटी में, तो आपकी 11 से 12 की आएगी। और हाईवे पे चलोगे तो आपकी ये 17 से 19 के बीच में दे देती है। जब मैं वृंदावन, वैसे मैंने जो सबसे बड़ा टूर था वो वृंदावन का ही था, 250 किलोमीटर है आना जाना, तो उसमें हम 3 लोग गए थे AC ऑन, तो उसमें मेरी आई थी 18 को। चला के देखते हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो देखते हैं। गाड़ी को चला के देखेंगे, पहले मैं चलाऊँगा, फिर मेरा दोस्त भाई चलाएगा गाड़ी को, और दोनों ही बताएंगे कि कैसा लगता है, क्योंकि ये नॉर्मली 1.2 चलाता है। तो चला रहा हूँ मैं, तो इसका हाँ ड्राइव, जैसे मैं 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो इसका फर्स्ट मतलब अगर आप बिल्कुल खींचोगे स्टार्टिंग से ही, तो फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में थोड़ा सा लैग है DCT में, लेकिन उसके बाद मतलब बहुत प्यारी शिफ्टिंग है। अगर मैं इसको AMT से, वैसे तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी इसको AMT से कंपेयर करने की, कि AMT में जो झटके लगते हैं, इसमें क्या स्मूथ ट्रांजिशन है गेयर्स की, पता ही नहीं चलता कि गियर शिफ्ट कब हो गया, ना झटका लगता है ना कुछ लगता है। झटका तब लगता है, वो होता है पुश बैक, जब हम स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं इसको, वरना इतने प्यार से गियर बदल रहे हैं ना, हल्का सा भी पता ही नहीं चलता कि इसमें गियर बदला है। मतलब बहुत प्यारी ट्रांजिशन है गियर्स की। वही तो फायदा है DCT का ना, 2 क्लच हैं उसमें, वो एक के बाद एक गियर अपने आप शिफ्ट हो जाता है, और इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं रहता, क्योंकि जब एक क्लच काम कर रहा है तो दूसरा ऑलरेडी एंगेज्ड है सेकंड गियर लगाने को। ऑड और इवन के हिसाब से चलते हैं इसके क्लच दोनों, ऑड गियर्स और इवन गियर्स के हिसाब से। तो थोड़ा सा पुल करके दिखा। ये मैंने मैनुअल मोड में डाल दिया, और मैं बताता हूँ इसके RPM पुल करता है 6,000 तक। देखो सेकंड गियर कहाँ तक पुल कर रहा है इसका, 6,500 पे बदलता है, और तीसरे में ये 100 छू जाती है, छू गई 100। 3 2 1 को पहुंचा दी भाई 100। तो थोड़ा सा हमारा DCT का लैग ज़रूर था, शुरू वाला इनिशियल लैग था जब 2,000 RPM बैंड से नीचे थी,
वो DCT से ज़्यादा टर्बो लैग था आई थिंक। नहीं मतलब मैं आपको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में इसमें लैग है। अच्छा वो है, मतलब इन्होंने ट्यून कर रखा है ताकि DCT हीटिंग इश्यूज ना आए, अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से फर्स्ट और ड्राई क्लच है ना इसमें भी, हाँ ड्राई क्लच आता है इसके तभी अंदर, वो तो थोड़ा सा इन्होंने ट्विक कर रखा है। एक तो लोग ना पुल करते हैं 0 to 100 जानबूझ के करते हैं, जैसे पूरा एक्सेलरेटर वगैरह दबा के ब्रेक पे पैर रख के, तो उसमें DCT उड़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कंपनियां भी थोड़ा सा उस हिसाब से गाड़ियों को ट्यून करके रखती हैं ताकि ज़्यादा इश्यूज ना आए गाड़ी में। और सबसे बढ़िया बात है कि गियर होल्ड करके रखता है ये, मैनुअल में तो 6,500 तक। हाँ उस दिन की वो ड्राइव वीडियो मोड लगा पे दी। डाल दी है। ये इसमें इतनी प्यारा चीज़ है कि 70 पे ये 7वां गियर भी पकड़ लेती है, मतलब 68 पे ही 7वां गियर पकड़ लेती है अगर प्लेन रोड हो, थोड़ी सी चढ़ाई ना हो। और मैनुअल मोड में खींचोगे तो ये सेकंड गियर 78 तक भी जाता है DCT में, मैनुअल में तो 91 92 तक जाता है। और मैनुअल में तीसरे गियर में 100 पकड़ लिया था जैसे आपने देखा अभी। तो मतलब बहुत ही प्यारी ट्यूनिंग लगी मेरे को कि कहाँ 68 पे 7th गियर भी पकड़ लेती है और RPM 1500 रहती है, जैसे अभी आराम से चल रही है 1.4 1.3, और 6,500 तक भी पुल करती है ये। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ यहाँ पैसेंजर सीट पे, और अब मेरा दोस्त चला रहा है गाड़ी, तो अब इससे फीडबैक लेंगे कि इसको गाड़ी चलाकर कैसा लगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। वैसे तो ऑल दो आपने इसके चैनल पे वीडियो देख ली होगी, मैं टैग कर दूंगा इसके चैनल को, ये भाई बना चुका है वीडियो अपनी। तो गाइज कुछ ऐसा मैं फेक तो नहीं बता सकता या कुछ वो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ऐसा आपको बोलूँ कि हाँ भाई दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग दिस कार और इसके इम्प्रेशंस बताऊँ। आई हैव ड्रिवन दिस कार क्वाइट अ फ्यू टाइम्स और मुझे मज़ा आता है। कमिंग फ्रॉम अ VW, वैसे मेरे पास अपना VW पोलो भी थी डीजल में, तो जैसे इसने बताया कि पहले ये भी डीजल चला रहा था और मैं भी डीजल चला रहा था, तो उसके बाद इसमें थोड़ा मज़ा तो आता है। देखो वो वाला डीजल वाला टॉर्क वाला मज़ा तो नहीं आता, बट काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है अगर गाड़ी को पुल करना हो, जो कि मेरी इग्निस में मुझे नहीं आता। वो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 रिलायबल शिट इंजन, मतलब इंजन अच्छा है, शिट तो नहीं है, माइलेज वाइलेज भी सही देता है, बट वो एंथुजियास्ट वाला इंजन नहीं है, ये है एंथुजियास्ट वाला इंजन। तो मुझे इसमें मज़ा आता है पूरा गाड़ी में। बाकी फीचर्स अगर देखे जाएं, फीचर्स दिए हुए हैं उसके बारे में ऑलरेडी बात हो रखी है, सबके सब वही करते हैं। अगर मुझे डेली पर्पस के लिए एक गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली मैं i20 का, अगर ये वाला मॉडल अभी भी आ रहा होता ना, तो आई वुड हैव कंसिडर्ड दिस। हाँ तो मैं एक बात बताना भूल गया, स्टीयरिंग के प्रिसीशन की और चेसिस की। तो जैसे N-Line में तो इससे भी 33% चेसिस स्टिफ है, लेकिन अगर मैं बलिनो से कंपेयर करता हूँ तो इसके चेसिस जो हैं बलिनो से ज़्यादा स्टिफ हैं। और आपको पीछे बैठोगे तो अगर बलिनो से कंपेयर करोगे तो उसका पीछे की सीट का कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, उसमें कम झटके लगते हैं, इसमें हल्के से ज़्यादा झटके लगते हैं इन कंपैरिजन टू बलिनो। प्लस लेकिन एल्ट्रॉस की हैंडलिंग इससे अच्छी है, i20 की बलिनो से अच्छी है और एल्ट्रॉस की i20 से अच्छी है अगर हम इन नॉर्मल में कंपेयर करते हैं। और सिर्फ अगर मतलब सब में कंपेयर करेंगे तो N-Line की सबसे अच्छी हैंडलिंग है हैचबैक्स में, जो प्रेजेंटली अवेलेबल हैचबैक्स हैं। पहले की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गाड़ियाँ बान ही रही है, जो आप सब सोच रहे होगे पोलो की बात हो रही है, वो गाड़ी अब अवेलेबल नहीं है। सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। भाई कल मैं देख रहा था 2021 मॉडल गाड़ी, GT मॉडल भी नहीं थी, वो सिर्फ हाईलाइन ऑटोमेटिक थी, 9,70,000 रुपये, सेकेंड हैंड गाड़ी 3 साल पुरानी। हाँ तो वो तो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो गाड़ी अभी जिसको नई लेनी है और अवेलेबल नहीं है तो उसको, मुझे एक बार वो चलानी है जो ये नई अल्ट्रॉस रेसर एडिशन निकाला है ना इन्होंने, उसका कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी चेंजेस करे हैं, वो एक बार चलाने के बाद ही फील होएगा। ऑल्सो इसमें मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैं ये वो चीज़ डालूंगा कि ये गाड़ी वैसे सब कुछ अच्छी है, 120 तक इट इज़ क्वाइट स्टेबल, बट 120 130 के अबव मुझे थोड़ा सा इसमें वो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी का इशू लगा था। आई थिंक वो N-Line में नहीं होगा क्योंकि N-Line हैज़ अ बेटर चेसी, स्ट्रॉन्गर चेसी, जो कि इसकी स्टिफर है आई थिंक। और जैसे ये भी बताता है कि ये थोड़े टायर भी बेकार हैं। और प्लस स्पोर्ट्स मॉडल में ना तब सेफ्टी में कंपलसरी नहीं था ESP, तो इसके अंदर ESP नहीं आता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं है। अगर ESP होता तो थोड़ी और मतलब स्टेबिलिटी में हेल्प करता, वो कटिंग अच्छी हो जाती है। जैसे N-Line में होती है। अब तो खैर उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, पर
मतलब अब तो एक है स्पोर्ट्स में टर्बो इंजन बंद हो चुका है तो हाँ, तो अभी जैसे मैं बात करने लगा था, तूने अपनी बात बोली, उसमें मैं तेरे को ये कह रहा था कि मैं इस गाड़ी को कंसिडर कर लेता अगर ये आता होता ना अभी i20 का 11 लाख रुपए के अगल बगल ये मॉडल आ रहा होता अपना DCT के साथ। अभी 11 लाख के अगल बगल आ रहा है स्पोर्ट्स वेरिएंट और विद CVT। हाँ, और 10-70 का 10, हाँ वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है यार अब तो। हाँ। पीछे तो नहीं मिल रहे थे डिस्काउंट्स, लेकिन अब शुरू हो गए हैं। पर मुझे मजा नहीं आया भाई CVT चलाने में ना। मैं भाई की अपने CVT चलाता हूँ, या तो गाड़ी में टॉर्क कन्वर्टर हो, या फिर अपना DCT हो, या फिर सिर्फ मैनुअल हो। ये AMT और CVT मेरे पसंद की बात नहीं है। मतलब CVT अच्छा है बट मुझे मजा नहीं आया भाई। गाड़ी घूं घूं आवाजें मारती रहती है, चलती उतना है नहीं। मतलब वही रबड़ बैंड इफेक्ट लगता है हाँ। उसमें, खिंचती ज्यादा है, आवाजें या ज्यादा तो आती गाड़ी है। हो मैनुअल अगर फुल मजे लेने हैं। दूसरा फिर अगर कंफर्ट के साथ मजे लेने हैं तो टॉर्क कन्वर्टर और ये अपना DCT अच्छे हैं। और रिलायबिलिटी भी चाहिए तो फिर टॉर्क कन्वर्टर ही सही है अगर ऑटोमेटिक में चाहिए, क्योंकि मतलब DCT हाँ, थोड़े कम रिलायबल है। DCT कम रिलायबल है, इसलिए मैंने इसका 5 एक्सटेंडेड वारंटी ली है। अच्छा। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की आती है i20 में, जो स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड है, पर जो मैंने एक्सटेंड कराई है तो मैंने लिया 5 साल 1,40,000 किलोमीटर की। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी 5 साल में 1,40,000 चल पाएगी, क्योंकि मेरी एवरेज जो है वो 10,000 ही रहेगी। ऐसे में ना यहाँ पे क्या है, टाइम कंसिडर होता हाँ, है। टाइम हमारे को 3 से 5 साल हो गए। 3 अच्छा, कंपनी वालों ने खुद से बोला था कि सर ले लो, या हाँ, तुमने खुद दिमाग लगाया? नहीं रिकमेंड किया था। प्लस मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी ऑटोमेटिक गाड़ियों की, तो मतलब ऑटोमेटिक में तो लो ही लो, लेना ही चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख रुपए की ट्रांसमिशन आती है, बहुत महंगा है ट्रांसमिशन। और आपकी एक्सटेंडेड वारंटी आएगी सिर्फ 14,000 रुपए की आई है, देखो मेरी। हाँ। तो कहाँ 14,000, कहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए। तो ये तो बात ठीक है कि ये लेना ही चाहिए हमें, और अच्छा है कि शोरूम वाले भी रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आ सकता है इशू, कभी भी आ सकता है, मैकेनिकल पार्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना एक्सटेंडेड वारंटी से 14-15 हजार की मैं एक बार पुल आप दिखा दो, डालो स्पोर्ट्स में, और एक बार पीछे खींच दो मैनुअल में। ब्रेकिंग भी ठीक है यार। हाँ, ब्रेकिंग इसके अंदर 2 ही डिस्क आती हैं, और पीछे की 2 ड्रम है, तो उस हिसाब से ब्रेकिंग सही है इसकी। बाकी ऑनलाइन में तो 4 डिस्क आती हैं, इसके अंदर 2 ही डिस्क आती हैं, पर उस हिसाब से भी ब्रेकिंग सही है। और बाकी मेरे ख्याल हमने सारी बातें कर ही ली हैं इसकी। ड्राइव रिव्यू, फीचर्स में पहली बात कर चुका हूँ, तो क्या एंड करें वीडियो का? और फीचर्स क्या है ना, फीचर्स तो ऑलमोस्ट सारे लोग बताते ही हैं यार। देखो, आप लोगों को भी पता ही होते हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा एक ओनरशिप रिव्यू क्या है, पिछले 1.5 साल से गाड़ी हमारे पास है, हमने क्या फील किया, क्या नहीं किया, कितनी ही सर्विस हुई, हमारा पर्सपेक्टिव वो था आपको बताने का। हाँ, और बाकी मैं लास्ट यही बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। सिर्फ एक माइलेज का इशू लगता है जब लोकल में चलती है, बाकी टचवुड मैं गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो अपने एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ। और कोई चीज़ अगर आप लोगों को हमसे छूट गई हो, जानना चाहते हो कि भाई एज अ इसके ओनर हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, कोई चीज़ हमसे छूट गई हो बाय चांस, तो आप कमेंट में बता देना, हम उसके ऊपर एक वीडियो ले आएंगे, और फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।